रहे हैं sequences in how to define the sequence in a metric space, right? We know that what do you mean by a sequence? Sequence क्या है? It is a mapping from set of natural numbers to any set, right? तो अगर आप किसी भी सेट के एलिमेंट्स को लिख सकते हो एज A1, A2, A3, इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, देन दिस विल बिकम अ सीक्वेंस, राइट? तो डोमेन सेट इज ऑलवेज, इन जनरल वी कंसीडर डोमेन सेट टू बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. ये नहीं कि कोई और सेट नहीं ले सकते, यू कैन कंसीडर होल सेट ऑल्सो. समटाइम वी start the sequence from A0 also. So but again, this is just a denotation. You call this as the first element. It's a first element of the sequence. You just denote it by A0. Okay, this is the second term of the sequence, this is the third term of the sequence, this is the fourth term, and so on. So in general, AN, it represents the nth term of the sequence. तो sequence basically आपके पास क्या है? Whose डोमेन सेट इज सेट ऑफ नेचुरल, तो वो मैपिंग जिसमें डोमेन सेट आपके पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, दैट डिनोट्स द सीक्वेंस. ए एन हमारे पास अगर सीक्वेंस है तो वी राइट सीक्वेंस ऑलवेज इन दिस ब्रैकेट और इन द कर्ली ब्रैकेट, राइट? बट अगर आप सिंपली ये लिख रहे हो, इट डज नॉट डिनोट द सीक्वेंस, इट डिनोट्स द टर्म. इट्स द nth term of that sequence. And we know that if the term is not this nth term is given to us, we can define the whole sequence. अगर मुझे nth term पता है, मान लो nth term है n+1 by n, so I can define the whole sequence, right? What will be the first term? You just put n to be 1, you will get the first term, that 2. What will be the second term? It is 3 by 2. Third term, it is 4 by 3, and so on. So if nth term is given to us, we can define the whole sequence. And but we have some examples of the sequence where nth term cannot be defined. There we will use the recurrence relation also. We know the term nth term, we know the n-1th term or some type of this, and we have some relation between them. Then we can generate the whole sequence. So we have the recursive formula in case of sequence. In that case also we can generate the whole sequence. Second है कि sequence जो है that may be finite, that may be infinite. दोनों ही टाइप की हो सकती हैं आपके पास. But since मैंने आपको कहा डोमेन तो आपका always जो है वो set of natural numbers आपने consider करना है. So set of natural numbers, we know that they are infinite in nature. So what is the mean of this sequence may be finite or infinite? What does it mean? We are saying कि set of natural numbers they are infinite, तो sequence में तो infinitely many terms होनी ही चाहिए, and so on, ये होना ही चाहिए. So what is the meaning of the sequence is finite? ये क्या डिपिक्ट करेगा? Sequence is finite means its range set is finite, right? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर सीक्वेंस लूं 1 1 1 1 एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस ली, इस सीक्वेंस में ऑलवेज इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, राइट? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, एंड सो ऑन, बिकॉज इसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, तो इनफाइनाइटली टाइम्स ही ये आपके पास. बट फाइनाइट कहने का मतलब ये है कि इसका रेंज सेट फाइनाइट है. व्हाट विल बी द रेंज ऑफ दिस? रेंज सेट में कौन सा एलिमेंट आया? अगर ये एक आपके पास सीक्वेंस है 1, तो रेंज सेट में ओनली एक एलिमेंट आ रहा है. तो अगर रेंज सेट आपके पास फाइनाइट है, देन वी कैन से दैट द सीक्वेंस इज फाइनाइट सीक्वेंस. ओके, अदरवाइज आप सीक्वेंस को फाइनाइट नहीं कह सकते हो. सीक्वेंस ऑलवेज इनफाइनाइट ही नेचर का होगा, बिकॉज उसका डोमेन सेट इनफाइनाइट नेचर का है. ऑलवेज हमने सीक्वेंस की बात A1, A2, A3 एंड सो ऑन, तभी हम कह रहे हैं कि इसकी जनरल टर्म nth टर्म हम बता सकते हैं. तो वो दैट nth टर्म मे बी एनीवन, दैट इज 100th one, 1000th one, एंड सो ऑन, राइट? सो सीक्वेंस जो है दैट इज ऑलवेज इनफाइनाइट इन नेचर. बट अगर कहीं मेंशन्ड होता है कि लेट्स सपोज यू आर हैविंग अ फाइनाइट सीक्वेंस मींस इट्स रेंज सेट इज फाइनाइट, राइट? वो रिपीटेड हो रही थी 1 2
1 2 1 2, ये सीक्वेंस भी एलिमेंट्स इसमें इनफाइनाइट हैं बट रिपीट हो रहे हैं, एंड रेंज सेट इज हैविंग ओनली 2 एलिमेंट विच इज 1 2 1 2 1 2 एंड सो ऑन, राइट. -1 टू द पावर n सीक्वेंस, ये भी आपके पास -1 1 -1 1 -1 1, तो ये आपके पास वैसे इन्फिनिटली मेनी एलिमेंट्स हैं, तभी हम इसमें कन्वर्जेंस की बात कर सकते हैं. वी कैन टेक लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी. n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी तभी लेंगे अगर n इतने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, राइट. बट फाइनाइट सीक्वेंस मींस ओनली दिस कि उसके रेंज सेट में फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो इसका रेंज सेट कलेक्ट करोगे तो यू गेट -1 1 ओनली. ओके, व्हाट इज द सब सीक्वेंस? सब सीक्वेंस क्या होता है? bn को आप सब सीक्वेंस कहोगे an का इफ bn के जो एलिमेंट्स हैं वो an में से ही आपने पिक किए हैं, बट ऑर्डर मेंटेन्ड होना चाहिए. ऑर्डर का क्या मतलब है? मान लो an मेरे पास सीक्वेंस थी 1 2 3 4 5, this is the sequence. So bn, we can call bn to be a subsequence of an only when it is of the form like this. It is of the form 1 3 5, this. It is of the form 1 2, then 4 5, then 7 8, like this, right. Order maintain. अगर आपके ओरिजिनल सीक्वेंस में 2 1 से के बाद आ रहा है, तो सब सीक्वेंसेस में भी अगर 2 एग्जिस्ट कर रहा है तो 1 के बाद ही एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट. ऑर्डर जो है वो मेंटेन होना चाहिए. आप सब सीक्वेंस पिक की, 4 है यहाँ पर, तो क्या 4 2 के बाद एग्जिस्ट कर रहा है ओरिजिनल में? यस. 6 जो है वो 4 के बाद एग्जिस्ट कर रहा है? यस, इन द ओरिजिनल वन. सो ऑल द एलिमेंट्स आर फ्रॉम द दिस ओरिजिनल सीक्वेंस and they maintain the order also, so therefore this will become the subsequence, right. So अगर bn आपके पास कुछ ये है, you are having 4 5, then आप रख रहे हो 3 2 1 and then something, this is not the subsequence of an. और क्योंकि इस वाले केस में आपके पास प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, 3 जो है वो इस bn के अंदर 5 के बाद आ रहा है, however here 3 is before 5, so this is not the subsequence of an. So subsequence कब कहोगे? First of all it is a part of the original sequence, means इसके एलिमेंट सीक्वेंस an में से ही पिक किए हैं. Secondly in order also, ऑर्डर जो है ऑर्डर वाइज ये मेंटेन होना चाहिए, right. Then these sequences are said to be the subsequences of the original sequence an. Now next is the main thing, that is how to define convergence of any sequence in a metric space. Now tell me, what do you mean by convergence of any sequence? Metric में ना चलो, वैसे ही बताओ क्या मतलब है convergence of sequence. Let's suppose an is any sequence. What is the meaning of convergence? Yes, when will you say limit n tends to infinity, an would give us a constant, it would give us a term, a finite term. Yes, if it is some finite and unique value, then you say your sequence is convergent. And let's suppose it is L, then you can say this sequence is converging to L. So you can write this way, that limit, you can find limit n approaching to infinity of an, and if it is some L, then you say L is the limit of this sequence an, and this sequence is converging to L. Or another way you can write an is tending to L as n is approaching to infinity. Or you can write the an is approaching to L means an or L, this difference is very very small. N approaching to infinity means n is very very large. So this is true for every n greater than equal to capital N. So you can choose this capital N to be 10,000, right? 10 to the power 7, 10 to the power 9, whatever. You can choose this capital N to be bigger one, because you are saying this n is approaching to infinity. So when you choose this small n to be a very large number, then the difference of an and L, this is very very small, means this number is approaching to this L.
So this is another epsilon definition of this convergence of the sequence. The difference of an and L is very, very small whenever your n is very, very large. Right? So this is another definition. So now extend it in metric. देखो metric में अब ये क्या बना? What is this? ये क्या represent कर रहा है? अगर हम सिंपल उसमें r में बात कर रहे हैं, then you are taking the just differences. Difference of two numbers क्या represent करता है उसका? डिस्टेंस, उसका लेंथ या डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. और मीट्रिक में हमें ये चीज किससे डिफाइन है? हमने इसको डिफाइन किया है किसी मैट्रिक स्पेस में. हम डिस्टेंस को किससे डिफाइन कर रहे हैं? किससे बता रहे हैं? यस, एक्स मेरा स्पेस है, डी क्या है? मीट्रिक. वो क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस. सो बेसिकली इन मीट्रिक अगर हमें कन्वर्जेंस देखना है, सो वी हैव टू टेक ए एन टू बी एनी सीक्वेंस इन एक्स. राइट. अब इस ए एन को यू विल से इट कन्वर्जेस टू एल वेयर एल इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ एक्स इफ द डिस्टेंस ऑफ ए एन कॉमा एल this is small whenever your n is very, very large. Or you will find out the limit of this distances. If ये जो distance है ये आपके पास बहुत small हो जाता है, then you will say your sequence is converging to L. So you will find out the limit of distance of an comma L if it is 0 as n approaching to infinity, or the distance of an comma a it is going to 0 as n going to infinity. You can say this sequence in x is converging to a in x in metric with respect to the metric d. Is this point clear? So now you write down the definition of convergence of a sequence in xt, in a metric space xt. So let xd be any metric space the sequence an of points of capital X is said to be converge to a point A in X if for each epsilon greater than 0 there exists a positive integer capital N such that the distance of an comma a is very, very small, it is less than epsilon for all n greater than equal to capital N. Or you can say the distance of an comma L, a, it is going to 0 as n is going to infinity. Is it clear? This a is said to be the limit of sequence. सो सिंपल लैंग्वेज में हमें पता है कॉशी सीक्वेंस क्या है. किसी एन सीक्वेंस को कॉशी कहोगे अगर आफ्टर लिविंग सम फाइनाइट टर्म्स दो टर्म्स का डिफरेंस निकालें वो बहुत स्मॉल हो जाए. आफ्टर एन नॉट द डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स टेल में जाकर दो टर्म्स का डिफरेंस बहुत स्मॉल हो जाता है. ये आप अगर कोई सीक्वेंस सेटिस्फाई करता है देन दैट सीक्वेंस इज द कॉशी सीक्वेंस. सेम वे हमने मैट्रिक्स स्पेस में देखना है. तो अगर एक्स टी मेरा कोई मैट्रिक्स स्पेस है, ए एन मेरी कोई सीक्वेंस है एक्स में, तो इस ए एन सीक्वेंस को कॉशी सीक्वेंस कहोगे आप इफ द डिस्टेंस ऑफ ए एन कॉमा ए एम is less than epsilon
for all n and m greater than equals to n naught. So after leaving finite terms, इसका क्या मतलब होता है? n naught का क्या मतलब है? मान लो n naught मेरा 100 है, राइट? तो हम क्या कह रहे हैं कि 100 के बाद जितनी भी टर्म्स हैं उनका डिफरेंस जब भी आप निकालोगे बहुत स्मॉल होगा. तो हमने बेसिकली 99 टर्म्स छोड़ दी. सो आफ्टर लिविंग सम फाइनाइट टर्म्स, इफ रेस्ट ऑल टर्म्स का डिफरेंस आपस में बहुत स्मॉल आ जाए, then you will say the sequence to be Cauchy sequence. Clear है the definition of Cauchy sequence? Yes, ma'am. So sequence an is said to be Cauchy if in case of metric it will be the if the distance of f an comma am is less than epsilon for all nm greater than equals to n naught. And we know that every convergent sequence is Cauchy. Can you prove this? It's very simple result, and this is important one. The theorem that every convergent sequence is Cauchy. How will you prove it? What is given to you? That the sequence is convergent. Yes. So let XD be any metric space and AN be any sequence in X such that what is given to you, that AN is converging to some limit as n going to infinity, or the D of AN comma L is less than epsilon for all n greater than equal to some number n naught. So we can take, rather taking epsilon, we can take epsilon by 2. So this is just by definition of convergence. Now what we want to show that for n and m greater than equals to n naught, what will be the distance of an comma am? So we can apply the triangles inequality over here since it is a metric space. So triangle inequality hold hoga. So you can add and this L. Now after leaving n naught, rest all terms का जो distance है वो less than epsilon by 2 है with the limit L, right? So it means this is less than epsilon by 2. This is also less than epsilon by 2 because your m is also greater than equal to n naught. So you will have this. So for every nm greater than equal to n naught, the distance of an comma am is less than epsilon, which implies that your sequence an is a Cauchy sequence in X. Is it clear? Yes, ma'am. Now, is the converse true? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No. Every Cauchy sequence, you can write down as a remark that the converse of above theorem need not be true. So for this, we have a counter example. You have to consider some metric. So let's suppose I'm taking X to be as an open interval. D जो है, that is the usual metric. Consider the sequence to be as 1 by n. Is it a Cauchy sequence? In the usual metric, it will be 1 minus 1. You can always find n and m to be so small that their difference is also small after leaving some n naught. n naught terms, n naught minus 1 तक की terms आपने छोड़ी,
तो ये आपके पास ट्रू हो जाएगा। एंड दिस थिंग होल्ड, यू कैन चूज दैट अगर आप एप्सिलॉन को 1/2n टाइप का ले लोगे, 2n नॉट, तो ये दोनों छोटे हो जाएंगे उससे, द डिफरेंसेस इवन 1/n नॉट से ही छोटे हो जाएंगे, बिकॉज योर 1/n विल बी लेस देन 1/n नॉट। 1/m भी आपका लेस देन इक्वल टू 1/n नॉट है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी आपका लेस देन इक्वल टू 1/n नॉट रहेगा। तो यू कैन चूज एप्सिलॉन टू बी दैट। So it means it is a Cauchy sequence. Right? This is convergent also. To what point this, what is the limit of this sequence? 0. 0. But 0 is not in X. Right? So it means this sequence is not converging in X. X में convergent नहीं है. However, this sequence is convergent. In R अगर हम बात करें तो convergent है. But हमने इसमें metric space लिया है XD, where X is an open interval 0 to 1. So the given sequence is not converging in X. However, it is Cauchy one. So this is an example for the converse, that you have sequences which are Cauchy one, but they are not converging in the space. हाँ, अगर ये convergent होता space में तो Cauchy always होगा. Clear? Yes, ma'am. So based on this, we have the next definition, that is the complete metric space. So we are having any space which is the metric one. So let XT be a metric space. So we will call this X set to be complete one. Then XD is said to be complete metric space. If every Cauchy sequence is convergent. तो हमें ये पता है कि हर कन्वर्जेंट तो Cauchy होता है, बट हर Cauchy कन्वर्जेंट नहीं होता. तो जिन जिन स्पेसेस में Cauchy भी कन्वर्जेंट बनेगा, उस स्पेस को आप कंप्लीट मीट्रिक स्पेस कहोगे. ओके, मतलब जिन में कन्वर्स भी अबव थ्योरम का ट्रू हो गया, जिन स्पेसेस में, वो आपके पास बन गया कंप्लीट मीट्रिक स्पेस. जैसे पिछले एग्जांपल में ही अगर हम x को क्लोज इंटरवल 0-1 ले लेते तो ये कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस था. Okay, because in that case your sequence 1/n is converging to 0. It is Cauchy also. तो इस ये जो है x with usual metric is a complete metric space. X set of real numbers with usual metric is a complete metric space. R square with the metric is complete metric space. Because here every Cauchy sequence is convergent also. Okay. So अगर आपने example देना है, give any example of a metric space which is not complete. तो कौन सा? हम जो previous example किया. Yes, you can give that previous example. Okay. Now the next, based on this, we have a result. So now the result is, let XT be a metric space, any metric space, and A be any non-empty subset of X. A be any non-empty subset
of x, then small x belonging to A closure if and only if there exists a sequence xn in A such that your sequence xn is converging to x in A, right? Such that your sequence xn is going to x as n goes to infinity. So if you are having any metric space and A is any non-empty subset of it, then if you are having a sequence in A which is converging to x, then this x belongs to the A closure. Or if your x is a member of A closure, there always exists a sequence xn in A which is converging to x. Now just see the proof of it. First of all, let's suppose x जो है that is a member of A closure. इसका क्या मतलब है? अगर A closure को belong कर रहा है, that means what? Then every open sphere centered at x intersects the set A, because इसमें हर पॉइंट लिमिट पॉइंट जो है इसमें एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, या तो x A का मेंबर होगा या A डैश का. In each case you always have an open sphere which intersects the set A. So in particular, if you choose the radius r to be 1 over n, then the open sphere around the point x with radius 1 by n, its intersection with A will be non-empty because your x is a member of A closure. या तो ये A में ही है, right? या फिर ये लिमिट पॉइंट है. In each case ये non-empty होगा. Right? And this is true for every n. Means अगर आप n को 1 पुट कर रहे हो तो रेडियस 1 के लिए आपको एक ओपन स्फीयर मिल रहा है. अगर आप n को 2 पुट करते हो तो हाफ रेडियस के लिए आपको एक ओपन स्फीयर मिलता है which is whose intersection with A will be non-empty and so on. So depending on n, we can always have an open sphere whose intersection with A is non-empty because x is a member of A closure. Either it is a member of A or it is a limit point of A. Okay, now we consider a sequence. अब हमने consider की sequence xn in A such that the distance of the sequence xn with x is less than 1 by n. Means हमने ये number of जो points हैं वो इन्हीं open sphere में से pick करते गए depending on n. n1 लेते हो तो आपको कोई एक पॉइंट मिल रहा है, n2 लेते हो तो कोई और पॉइंट मिल रहा है, n3 लेते हो तो कोई और पॉइंट मिल रहा है, such that the distances are less than 1 by n, right? And this is true for every n. So यहाँ से हमने चूज करती हुई सीक्वेंस बना ली which is in A because वो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी था तो पॉइंट्स आपको A में भी मिलेंगे, दोनों में होंगे. And if this thing hold, then letting n tending to infinity will imply what? This sequence is converging to x, because in that case when you take n tending to infinity, this 1 by n is very very small, it is going to 0, so it means your sequence is converging to x. So ये आपने prove करना है that if your x is a member of A closure, then there always exists sequence in A which is converging to some x, and this x is a member of A closure, right? Is it clear? Yes, is it clear to everyone? क्लियर है ये पॉइंट बच्चे? अगर x A क्लोजर का मेंबर है तो या तो x A में है या x लिमिट पॉइंट है A का. इन ईच केस यू ऑलवेज हैव अ ओपन स्फीयर व्हिच इंटरसेक्ट्स A, राइट? अगर मान लो कोई और पॉइंट नहीं भी मिलता तो x तो आएगा ही. कॉल दैट x एज अ सीक्वेंस. सीक्वेंस में उसको एक नंबर आप कह सकते हो.
तो हर एक n के कॉरस्पॉन्डिंग आपको x1 मिल गया, x2 मिल गया, एक एक पॉइंट मिलता जाएगा इंटरसेक्शन में से, एंड यू कैन जनरेट अ सीक्वेंस सच दैट द डिस्टेंस ऑफ xn एंड x इज लेस देन 1/n, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी n। एंड 1 पुट करोगे तो 1 से छोटा है, 2 पुट करोगे तो 2 1/2 से छोटा है, 3 पुट करोगे तो 1/3 से छोटा है, एंड सो ऑन, राइट। बट जैसे ही आपने n टेंडिंग टू इंफिनिटी किया, you will have this distances are very very small, they are converging to x. So you have a sequence xn which is converging to x, and where x is a member of A closure. Is it clear? मैम मैम रेडियस को 1/n क्यों चूज किया है? वो हमने पर्टिकुलर केस लिया है, हम कुछ भी r को ले सकते हैं, एनी पॉजिटिव नंबर, बिकॉज वी वांट टू जनरेट अ सीक्वेंस बनानी है तो वो n पे डिपेंडिंग होगी। तो हमने सीक्वेंसेस ले ली x1 x2 x3 बाय कंसीडरिंग r टू बी 1/n। तो अगर मैं x1 पॉइंट कह रही हूँ तो वो किसको बिलोंग कर रहा है? दैट बिलोंग्स टू s ऑफ 1x इंटरसेक्शन विद a, बिकॉज ये सेट नॉन एम्प्टी है। तो इसमें से पहला पॉइंट मुझे मिल रहा है हुज डिस्टेंस विद x इज लेस देन 1, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट मैं चूज कर रही हूँ व्हेन दिस डिस्टेंस इज लेस देन हाफ, तो भी एक ना एक कॉमन पॉइंट मिलेगा, एंड दैट कॉल दैट पॉइंट एज x2। कोई और नहीं भी मिलता तो x तो होगा ही होगा, क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो x a में है या फिर x a डैश में है। अगर a में है तो x ही आपको इटसेल्फ मिल गया, यू कैन दैट कॉल सीक्वेंस में x1 या x2 को x ही चूज कर सकते हो, राइट। एंड वी नो दैट डिस्टेंस ऑफ x, x इज 0, क्लियरली वो आपका हाफ से छोटा होगा या 1/3 से छोटा होगा, तो आपको एक कांस्टेंट सीक्वेंस मिलनी शुरू हो जाएगी, राइट। बट अगर वो a में नहीं है तो लिमिट पॉइंट होगा, अगर लिमिट पॉइंट हुआ तो अदर देन x आपको कोई ना कोई एक पॉइंट मिलेगा बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट, एंड कॉल दैट टर्म एज अ सीक्वेंस। पहला पॉइंट आपको लेस देन 1 वाले से मिला, लेस देन हाफ वाले से दूसरा मिला, उसको x2 कह दो, लेस देन 1/3 वाले से तीसरा मिला, उसे x3 कह दो। इन जनरल आपको एक xn मिलेगा such that the distance of xn and x less than 1/n। हमने सीक्वेंस जनरेट करनी थी तो इसलिए हमने ये चीज की। क्लियर? और ये नॉन एम्प्टी है इसीलिए ऐसा हो रहा है। अगर ये एम्प्टी होता, देखो, फिर हमें सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू x नहीं मिलती, फिर हमें नहीं पता था कि ये सीक्वेंस x को ही कन्वर्ज करेगी ऑलवेज और नॉट। Since it is non-empty, so we can generate a sequence. Okay? और वो क्यों है? क्योंकि या तो x आपका a का मेंबर है या फिर वो लिमिट पॉइंट है, इसलिए ये चीज होल्ड हो गई। So ultimate you get a sequence xn which is converging to x, और ये जो सारी की सारी सीक्वेंस है वो a में है, because we are taking these elements from the intersection of these two. So that means that element also belongs to A. However, x हमें नहीं पता वो A में है या A में नहीं है, but xn sequence हमारी A में है. So you always have a sequence xn in A which is converging to some x, where x is a member of A closure. Getting my point? Is it clear? Clear है ये चीज? Now just see the converse. Converse में अब आपको क्या given है कि let xn जो है that will be any sequence in A such that ये sequence converge कर रही है x को, right, as n goes to infinity. But हमें ये नहीं पता कि x A में है या नहीं है. Now just see, इसमें दो cases हो सकते हैं, या तो x A का member है, फिर तो proof ही हो गया, right? अगर x A में है तो clearly A closure में भी हो जाएगा, या फिर x A का member नहीं है। अब अगर x A का मेंबर नहीं है तो हमें क्या शो करना है? x शुड बी द लिमिट पॉइंट, ये शो करना है। अगर x लिमिट पॉइंट बन गया then in that case also it belongs to A closure. Basically we want to show that x belonging to A closure. अब हमने ये चीज शो करनी है, required to show this thing. Whenever you are having a sequence in A which is converging to some number x, we want to show that x is a member of A closure. There are two possibilities on x, either x belongs to A. If x belongs to A, clearly it belongs to A closure, तो यहीं पे finish हो गया. But if your x is not a member of A, we want to show that it is a member of A closure. It means we want to show that it is a limit point of A. ये show करना है आपने. Is it clear? Clear है ये चीज?
So required to show it is a member of A closure means it is a limit point of A. हम क्या कहेंगे? What is given to us that this thing hold. That means the distance of xn comma x is less than some epsilon, and we choose epsilon to be again 1 by n, right? Where n is very, very large. X is belonging to A. If your x is a member of A, clearly it is a member of A closure. The result hold हो गया. Case 2, x is not a member of A. In that case, we have to show that x is a limit point of A, right? So now we will apply the definition of the convergence. Since xn is converging to x as n going to infinity, it means the distance of xn and x is very, very small. Choose this to be 1 by n such that for all n greater than equal to capital N. हमने ये choose कर लिया. तो मेरे पास एक open sphere आ गया with radius 1 by n around the point x, right? Such that this distance is very, very small and its intersection with A, इसमें से x हटा लो. Clearly this is non-empty. Now why this is non-empty? Because if it is empty, अगर हमें नहीं मिलता कोई common point इन दोनों में, तो ये चीज for all and true नहीं होगी. इसका मतलब सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगी. तो ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा दैट योर सीक्वेंस इज कन्वर्जिंग टू एक्स, और ये सीक्वेंस ए में लाई कर रही है, यानी ये तो सारे मेंबर ए के थे. इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, ma'am. राइट. सो दिस इंटरसेक्शन शुड बी नॉन एम्प्टी डिलीटेड नेबरहुड मोर ओवर, क्योंकि एक्स तो ए का मेंबर नहीं है, तो वी कैन रिमूव इजिली. बट रेस्ट ऑल द एलिमेंट्स जो हैं एक्स एन के, वो आपके ए के हैं, तो आपको कोई ना कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा. अगर नहीं मिलता तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं हो सकती, वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगी इसको. सो दिस शुड बी नॉन एम्प्टी. और अगर ये नॉन एम्प्टी है, दिस इंप्लाइज व्हाट? एक्स इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, बिकॉज वी गेट एन ओपन स्फीयर अराउंड द पॉइंट एक्स whose intersection with A is non-empty. It contains other than x, a point, right? So this shows that x is a limit point of A, which implies x is a member of A dash, and which further implies x is a member of A closure. यही show करना है आपने. Is this clear? Yes, clear है ये चीज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this completes the proof of this result.